आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से जो हम माटी की मूर्ति है उसका पार्ट 1 कर चुके हैं। ये एक रेखा चित्र है, इसका पार्ट 2 लेके आए हैं जिसमें हम बलदेव सिंह और सरजू भैया के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग बच्चों रसिया के बारे में पार्ट 1 में जाना है। तो माटी की मूर्ति के बारे में श्री राम वृक्ष बेनीपुरी है। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए जान लेते हैं माटी की मूर्ति मीन्स मिट्टी की मूर्ति जिसको जीवंत रूप दे दिया है किन्होंने, राम वृक्ष बेनीपुरी ने। तो चलिए जल्दी से देखते हैं, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो वो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो बलदेव सिंह, हम जल्दी से चल रहे हैं पेज की तरफ, और जो बच्चे अभी तक जल्दी से नहीं कर पाए हैं सब्सक्राइब के बटन पर जल्दी से क्लिक करिए। यस, बलदेव सिंह के बारे में चलिए जान लेते। सामने बलदेव सिंह आ रहे हैं और इसे हम स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा करते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। ये 1 मिनट। यस, बलदेव सिंह टूटे हुए तारे की तरह एक दिन हमने अचानक अपने बीच आकर उसे धम से गिरता हुआ पाया। ज्योतिर्मय प्रकाश पुंज दीप्तिपूर्ण और उसी तारे की तरह एक क्षण प्रकाश दिखला हमें चौकाचौंध में डाल वह हमेशा के लिए चलता बना। जिस दिन वह आया हमें आश्चर्य हुआ, जिस दिन वह गया हम स्तब्ध रह गए। पूस की भोर थी, ये सारी बातें राम वृक्ष बेनीपुरी सोच रहे। इससे पहले पार्ट में रजिता के बारे में सोच रहे थे, अब बलदेव सिंह के बारे में सो रहे कि पूस की भोर थी, मीन्स शीत ऋतु थी, ठंड का मौसम था। खलियान में धान के बोझों का अंबार लगा हुआ था, उनकी रखवाली के लिए कुटिया बनी हुई थी। उसके आगे धूनी जल रही थी। खेतों में खलियान पर चारों ओर हल्का कुहासा छाया हुआ था। मीन्स कुहासा मतलब कोहरा छाया हुआ था, फॉग छाया हुआ था जिसे छेद कर आने में सूरज की बाल किरणों की स्पष्ट हो रहा था। काफी जाड़ा था। धीरे धीरे ठंडी हवा सन कर कलेजों को हिला जाती थी। सब लोग धूनी की घेरे हुए थे जिसकी लपट खत्म हो चुकी थी। हाँ, लाल अंगारे चमक रहे हैं। ज्यों ज्यों अंगारे पर राख की परत पड़ती जाती हम नदी से नजदीक होते जाते, मानो हम उन्हें कलेजे में रखना चाहते। काफी निस्तब्धता थी। दौनी के लिए खलियान के बीचों बीच सी बांस की खंबा गड़ा था। उसके धान के खींचों वाले झब्बेदार सिरे पर एक काला भुजंग पंछी बैठा कभी कभी चीख कर उस निस्तब्धता को भंग करने की तुच्छ चेष्टा कर रहा था। इसी समय एक नौजवान आकर दूर से ही मेरे मामा जी को देखकर चिल्ला उठा। मेरे मिस अब यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी कह रहे हैं कि एक जो जवान आता और उनके मामा जी को देखकर चिल्ला उठा। क्या कहते हैं? पा लागी चाचा जी, पाँव मीस पाँव लगी चाचा जी, आपके पाँव पड़ता हूँ। हम सबका ध्यान इसकी ओर गया। वह एक गबरू जवान अपनी मूछ के मसे भीग रही रंगोरा, अभी मूछ की मसे जो है भीग रही हैं, रंगोरा है जिस पर बाल किरणों ने सोना सा पोत रखा है। दाहिने हाथ में बांस की लंबी लाल लाठी मुझे बड़ी सजीली घने पोर वाली गांव दुमसी उतार वाली, बाएं हाथ में लोटा लिए वह शौच आदि से लौट रहा था। मैं शौच आदि करके लौट रहा था, बाहर शौच करके आ रहा था। बादामी रंग का मोटी का तो जो लंबा खलीता कुर्ता पहन रखा था, उसने भीतर से उसके शरीर का गठीलापन और संरे फूट पड़ता था। ओ बलदेव, तुम कब आए? बहुत दिनों पर दिखाई दिए। पूरब कमाते हुए खुश हो रहे हो, लेकिन हम लोगों ने भी तो मत भूलो, हम लोगों को भी तो मत भूलो। शायद 2 बरस पर आए हो। यूं तो मामा जी ने उससे पूछताछ की। बड़ी आजीजी से उसने क्षमा मांगी, फिर बोला, चाचा जी अब सोचा है कि यहीं रहूंगा। बहुत दुनिया देखी, मन कहीं न लगा। ननिहाल से भी जी ऊब गया। यहाँ पुश्तैनी जैसे डोर लगाकर खींचती रहती है। सोचता हूँ अब आप लोगों की सेवा में ही जिंदगी गुजार दूं। नवयुवकों का जब मालूम हुआ बलदेव सिंह यहीं बसेंगे, उनका आने का ठिकाना न रहा। बलदेव सिंह के पिता भरी जवानी में भरे बलदेव तब छोटे से बच्चे थे। उनकी माँ उन्हें लेकर मायके चली गई थी और तब से वह बेचारी वही जवान होने पर बलदेव पूरब जाने लगे। वहां बंगाल में किसी राजा के दरबार में पहलवानी करते थे, काफी पैसे मिलते। अब उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन की याद आई थी, इसलिए बलदेव सिंह उस गांव में आ गए थे। वह घर जो खंडर बना था फिर एक बार आबाद हुआ। गांव में उनके आने से नई जान आ गई, जवानी आ गई। अखाड़ा खुद गया, उसमें कुश्तियां होने लगी। भोर कुश्तियां मतलब सुबह होते ही, भोर का मतलब सुबह, मॉर्निंग में ही कुश्तियां, शाम में पट्टेबाजी, गदका, लाठी चलाना आदि। पेटियों के दिन बलदेव सिंह शिष्य मंडली के साथ सदल
बल चलते देखते ही बनता आगे आगे बल जा रहे थे। पैरों में बूंद बूट बूट पैरों में बूट मतलब शूज जो बंगाल से लाए थे, कमर में धोती जिससे कच्छे की तरह अजीब ढंग से पहनते। वह घुटनों से थोड़ा ही नीचे जाती, घुटनों के नजदीक उसने चुन्नट होती जिसमें चलते समय लहराती रहती। लंबा कुर्ता गर्दन की बगल में जैसे एक ही घुंडी। कुर्ता काफी घेरदार, बाहों का घेरा इतना बड़ा था कि हाथी का पैर समा जाए उसमें। गले में सोने की छोटी छोटी ताबीज की पंक्ति जिसमें कुछ चौकोर और कुछ चंद्राकार, सिर पर काली कलंकीदार मुरेठा जिसमें एक लंबा छोर उनकी पीठ पर झूलता। उन हाथ में सरसों का तेल और कच्चा दूध पिला पिला कर पोसी पाली गई लाल सुख लंबी लाठी या कभी कभी वह मोटा डंडा जिसमें कुर्ते के नीचे कमर में लटकती हुई गंडासी की फली बात की बात में फिट करके वह साक्षात यम बन सकते। अपनी ताकत को और हिम्मत को उन्हें इतना विश्वास था कि झूमते हुए सिर ऊंचा किए छाती ताने शेर चलते आगे आगे वह पीछे पीछे इसी बंधन के रूप रंग में उनकी शिष्य मंडलाती होती रही। रास्ते में पेटियों में उनका सुंदर सुडौल शरीर देखकर किसकी आंखें न निहाल हो उठती। शरीर में इतनी ताकत लेकिन स्वभाव कैसा बच्चों सा निर्विकार, चेहरे पे हमेशा हंसी खेलती रहती, सबके साथ नम्रता में पेश आते, कभी गुस्सा उनमें दिखा नहीं था। सबकी सेवा करने को सर्वदा प्रस्तुत, बच्चे उन्हें देखते ही लिपट जाते, बूढ़ों की आंखें हमेशा उन पर आशीर्वाद बरसाती, जवानों के तो वे देवता बन चुके थे। उन दिनों हिंदू मुसलमान की तनातनी हुई थी, मतलब हिंदू सांप्रदायिकता फैली हुई थी, दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हाँ, उन दिनों हिंदू मुसलमानों में तनातनी नहीं थी, सांप्रदायिकता नहीं फैली थी, दोनों आपस में दूध में जैसी चीनी घुल जाती ऐसे आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती तो मुसलमान के ताजिए में हिंदू के कंधे लगे हुए होते। इस तरह से एक दूसरे के त्योहार आपस में मनाया करते थे। ताजिए के दिन थे, मेरे गाँव में भी ताजिया बनाया गया था, यद्यपि एक भी मुसलमान वहाँ नहीं था, फिर भी हमारे गाँव में ताजिया बनाया गया था। एक बुड्ढे मौलवी साहब बुलाए गए थे जो उसके धार्मिक कृत्य कर लेते। हम में सरोकार था सिर्फ ताजी के निकट हो हल्ला मचाते थे। शाम हुई, जल्दी जल्दी खा पी कर सब लोग इकट्ठा हुए और ताशे बजे रहे थे, लकड़ी खेली जा रही थी, गतके भाजे जा रहे थे, पट्टेबाजी हो रही थी, लाठियों के खेल, तरह तरह के शारीरिक करतब औरतों और बच्चे मरसिया के नाम पर शोर मचा रहे थे। बीच ताजियों का हरदम मचा हुआ था, मरसिया हो रहे थे, खेल कूद में आधी आधी रात बीत जाती थी। ताजिए के पहलाम का दिन आया, गांव से दूर राजपूतों की एक बस्ती में रन सजता। वहीं जवार पर के ताजिए इकट्ठे किए जाते, लोगों की अपार मीज, बहुत ज्यादा भीड़, तरह तरह के रंगीन कपड़ों में चकमक, बूढ़े जवान बच्चे औरतें, तरह तरह के मारू बाजे बज रहे थे। मरसिए की धुन, या अली का गगन भेदी स्वर, दिशाएं कांपती, आसमान थर्राते, कलेजे उछलते। जवार भर के जवानों को तो यही दिन था, बन के आए हुए थे। कहीं कुश्तियां हो रही थी, कहीं मेड़े लड़ाए जा रहे थे, कहीं लाठी गतके और लकड़ी के हाथ की करामातें दिखाई जाती। देखती देखते दर्शकों का दल दो मतों में विभाजित हो जाता, कोई एक तो शाबाशी देता तो कोई दूसरे को। दोनों अपने अपने हीरो को विजय चाहते। कभी कभी तो वीर पूजा के चलते ललकारे लग जाती, आंखें लाल हो उठती, बुझाएं फड़कने लगती। मालूम होता था अब मुठभेड़ होकर रहेगी, किंतु प्राय इस भावना पर बुद्धि की विजय होती। थोड़ी देर में समुद्र का ज्वार शांत होता, फिर आंखों में रस, होठों पर हंसी आ जाती। हम लोग भी अपना ताजिए लिए रन पर पहुंचे थे। एक जगह मेड़े लगाए जा रहे थे, मैं उसी को देख रहा था। मेड़ों पर लड़ाई, वाह क्या कहना, ये छोटे झबरीले जानवर जो अपने मालिकों के पीछे सुदुआ बने फिरते, एक दूसरे पर किस तरह टूट इनके सींग जब टकराते, जोर के शब्द एक साथ जैसे धुआं सा उड़ जाता। टक्कर पर टक्कर, जब तक उनमें एक गिरे न पड़े या वे अलग अलग पकड़ लिए जाएं। लड़ने में पहले लाल मिर्च उनके मुंह पर रखकर उसे जैसे उन्हें भी उत्तेजित कर दिया जाता। मैं मस्त मगन में यही मेड़ा लगा लड़ान देख रहा था कि एकाएक बड़े जोरों से हल्ला हुआ। ये सारी बातें कौन बता रहे? रामवृक्ष वेनुपुरी अपने रेखा चित्र में बता रहे हैं कि वो उन्होंने जो भी देखा है, जिसके साथ भी वो सारी चीजें वहाँ, ये सारी चीजें जीवंत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जब ये लोग एक और दौड़े और जा रहे थे और वहाँ लाठियों की खटखटाहट जारी थी। एक खटाखटाहट खेल की नहीं, कई सिरों में खून के फव्वारे छूट रहे थे। और यह बीच में कौन? बलदेव सिंह, पुराने हंसमुख रसीले बलदेव सिंह नहीं, बलदेव सिंह साक्षात भीम बने हुए, आंखों के अंगारे झड़ रहे थे। सिर पर एक जो लाठी लगी थी उसमें खून निकल कर
ललाट में होते वो भौं के ऊपर जमकर वह एक लौंडा सा बनकर गया था। दोनों हाथों में लाठी पकड़े वह जोरों से चलाए जा रहे थे। जिस जिस ओर इस रूप में निकल जाते हड़कंप मच जाता। देखिए, यह आदमी उनकी ओर लाठी संभाले बढ़ा। उसे देखते ही खड़े हो गए। उसने लाठी चला ही तो दी। झट अपनी लाठी के दोनों छोर दोनों हाथों में पकड़कर अपने सिर के ऊपर ले लिया। उसकी लाठी की चोट इस पर ठाए सी आकर लगी। दूसरी बार, तीसरी बार, बार वार जो था व्यर्थ जाता देख वह भागा। किंतु अवश्य बलदेव सिंह की बारी है। बलदेव सिंह की एक लाठी और वह जमीन पर चक्कर खाता गिर गया। वह आदमी चक्कर खाता बलदेव सिंह की लाठी से गिर गया। अरे, यह क्या होने जा रहा है? चारों ओर हाहाकार मचाता भगदड़ फैल गई थी। अब वहां महाभारत मचकर रहेगा। सब हनुमान कर रहे थे, कौन किसको क्या कहकर समझाए, कौन किसकी सुनने जा रहा है। फिर बिना बलदेव सिंह की शान की क्या शांति आ सकती थी? ये सारी बातें वो बता रहे हैं। झट हमारे बूढ़े मामा जी आगे बड़े, चिल्लाकर कहा, बलदेव! बलदेव सिंह को जैसे थरथरी बन गई, पर पैर जम गए, हाथ रुक गए। किंतु तुरंत सबर कर बोले, चाचा जी आप मत रोकिए, इन लोगों को लाठी का घमंड हो गया है। मैं जरा बता देना चाहता हूँ लाठी क्या चीज है। उनकी सांस जोर जोर से चल रही थी। गुस्से में बातें टूट टूट कर निकलती। सचमुच बलदेव सिंह की इसमें कोई हाथ नहीं था। उन्हें लाचार होकर कूदना पड़ा। एक जोड़ी कुश्ती लड़ी जा रही थी। दोनों पहलवान बलदेव सिंह से आप परिचित में से एक ने फाउल प्ले करना चाहा। बलदेव ने अलग से ही रोका, मना किया, ऐसा करना मुनासिब नहीं। बस इनकी बात सुनते ही उसने पक्ष वाले इन पर बिगड़े गुर्राए, क्योंकि वे लोग लाठी चलाने में इस जवार में सरगना समझते थे। उन्हें घमंड था कि उनसे 100 खून माफ है। किंतु बलदेव सिंह ने धौंस को कहाँ बर्दाश्त करने वाले, बताई बात करखबाड़ी आई और उसका यही नतीजा यह। खैर मामा जी ने खैर मामा जी के पढ़ने से बलदेव सिंह शांत हुए। किंतु अब तो उनकी विजय भी हो चुकी थी। मैदान उनका था। उनका शिष्य मंडली के साथ हम किस तरह शान से उन्हें घर लाए। हम आज विजयी थे। हमारा गांव विजयी थे। मानो राम लंका विजय कर अयोध्या पहुंचे थे। सारी राम लक्ष्मणपुरी अपनी बातों में बता रहे हैं। अगर शेरशाह या शिवाजी के दिन होते तो बलदेव सिंह फौज में भर्ती होते और सिपाही इससे होते होते सूबेदार तक हो गए होते। इसमें तो कोई शक नहीं। सूरज, शक्ल, बल, हिम्मत सब कुछ उनमें थे, जो सामंत शाही के उस युग में उन्हें अच्छे से अच्छे फौजी पद पर पहुंचा देते। उस समय बलदेव सिंह किसी शान से हमारे गांव में आते, घोड़े पर सवार, कलंगीदार पगड़ी का कड़ी मूछे, आगे पीछे नौकर चाकर। किंतु अंग्रेजी राज्य में उन्हें ये संभव नहीं था। हाँ, जो संभव था वही हम देखते। वीरता अपने लिए कोई निकास का रास्ता तो बनाने वाली ही थी। यह अजीब है, हमारी बस्ती चारों ओर राजपूतों और हीरो का ठट थी, अड्डा थी राजपूतों में अगर राम की शान, तो ग्वालों में कृष्ण की यादवी आन बान। दोनों कौमों में जैसे खानदानी बैर चला आ रहा था। छोटी छोटी बात पर भी तनाव हो जाता, मूछें कड़ी हो उठती, आंखें लाल हो जाती और लाठियां चला कर रहती। दोनों कौम दो गिरोह में हैसियत से लड़ती, तो गिरोह के अंदर भी युद्ध जारी रहता। भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी में, एक एक बित्ता जमीन के लिए, आम के एक फल के लिए, शीशम की एक डाल के लिए खून के फव्वारे छूटे। ये युद्ध प्राय आकस्मिक होते, अचानक होते थे। आकस्मिक मतलब अचानक होते। खेत की जुताई हो रही थी, पेड़ के नीचे गपशप हो रही थी, रास्ता चलते चलते भी लोगों की गुत्थम गुत्था हो गई। किंतु कभी कभी जमकर भी लड़ाइयां होती। दोनों पक्ष के लोगों को बिटोरा होता। भाई बंदे जुटते, कुटुंब कबीले के लोग आते, कुछ लोग पैसे पर बुलाए जाते। ऐसे मौके पर हमारे जवार में कहीं भी कोई जमकर लड़ाई होती तो बलदेव ने एक न एक पक्ष के जरूर बुलाए जाते। यतोधमस्ततो जया की तरह जिस तरफ बलदेव सिंह होते उसी पक्ष की जय भी निश्चित हो जाती। एक बार इस तरह के एक धर्मयुद्ध देखने का मौका मुझे भी मिला। बिशनपुर एक जगह का नाम है। बिशनपुर में दो भाई क्षत्रिय थे। दोनों की दांत काटी रोटी थी। किंतु आखिर दिल टूटा तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बनने के द्वारा घर द्वार, खेत खलियान सबका बांट बखरा हो चुका था। दोनों एक आंगन में रहते दो दुनिया के जीव थे। संयोग से उस साल आम के एक पेड़ के लिए दो भाइयों में तनातनी हो गई और लंगड़ा आम का पेड़ हमने जाकर देखा। फलों के गुच्छे से लदी उसकी डाल डाल जैसे जमीन से छूने से झलक रही थी। सॉरी बच्चों।
दोनों भाइयों में तनातनी हो रही थी। वह लंगड़ा आम का पेड़ हमने जाकर देखा, फलों के गुच्छों में लदी उसकी डाल डाल जैसे जमीन छूने की झलक रही थी। हरे हरे पत्ते उस टेढ़ी लिए हुए आमों के गुच्छों में न जाने कहाँ छिप गए। काफी पुराना पेड़ था, खूब फैल गया था और हर साल अच्छा फल भी देता था। किंतु इस समय तो द्रौपदी की चीर बनकर, मीच द्रौपदी के जो कपड़े होते हैं बनकर महाभारत मचाने आया था। फिर यह ललचाने वाला वेश वह क्यों न धारण कर ले। कहते हैं यह पेड़ बढ़ चुका था, छोटे भाई की बाँट में पड़ा था, जो कई साल से उसके फल का वो कर रहा था। किंतु बड़े भाई के लड़के ने हिसाब लगा कर देखा, यह आम का पेड़ तो मेरे हिस्से का है, धोखे से चाचा जी को मिल गया। पेड़ों को गिनती खतियान सबके वह अपने पक्ष के में पेश करता, किंतु यह खतियान एक खतियान से क्या होने वाला। अगर तुम्हारा है तो मर्द के बेटे हो, चढ़ के आओ, फल तोड़ ले लो खाओ, नहीं तो लुगाई के आंचल में मुंह रख के सो जाओ। सीधा तक सी बात। इसकी जबान में एक दिन तय कर दिया गया कि अगले सोमवार की डंका बजा के हम फल तोड़ेंगे। चुप चोरी जो काम करें उसकी ऐसी तैसी दिन तय हुआ, घड़ी तय हुई, दोनों तरफ की घिटोरा होने लगा। बलदेव सिंह के पास दोनों ही पक्षों का निमंत्रण आने लगा, किंतु यही तो कृष्ण की टेक थी, जो खुद मेरे पास पहले आएगा उनके साथ दूंगा। ये चिट्ठी पत्री क्या चीज है। बड़े भाई का बेटा एक दिन घोड़े पर पहुंचा, उससे बातचीत हो रही थी कि छोटे भी पहुंचे कि तब तक बलदेव सिंह वचन दे चुके थे। दूसरे दिन शिष्य मंडली वह बिशनपुर जा पहुंचे। आज ही युद्ध होने वाला था। लड़ाइयों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि प्राय निर्दोष भी उसमें फंस जाते, पिट जाते। बड़े बूढ़े की इस आज्ञा का अवहेलना करके दो कोतूहल में दर्शकों की उस भीड़ में शामिल हो गए, जो भिन्न भिन्न दिशाओं से बिशनपुर जा रहे थे। बिशनपुर उस दिन कुरुक्षेत्र बना हुआ था। बीच का वह आम का पेड़ निश्चय ही निर्दंड खड़ा हुआ था। दोनों प्रतिद्वंदियों की जमात जुड़ी हुई थी। भालों की यहाँ धूप चमचम कर रही थी। गड़ासे दिन में भी चांद की चमक रहे थे। फर से परिश्रम की याद दिलाती लठियां उछल रही थी। धामियां शाम की तरह। हाँ, तलवार की बहुत ही कमी थी, क्योंकि उस पर अंग्रेजी राज की शनि दृष्टि पड़ चुकी थी। पर लठैती का कहना था, जो बार भाले और फारसी सीखी जाती वह तलवार की कहाँ। मैं उनके तड़कों तो तक को नहीं भूला था। मेरी विस्मुख आंखें तो इन तैयारियों को देख रही थी कि तरह रहकर जय ध्वनियां होती, तलवारें उठती, जब जब आला के कुछ कड़के भी सुनाई पड़ते। बोलो महावीर स्वामी की जय कहकर दोनों पक्ष के योद्धा आम की ओर बढ़े। दर्शकों के कलेजे धक धक करने लगे। अरे कुछ देर में ही इनमें से कुछ मर चुके होंगे, कुछ घायल पड़े होंगे। उफ, मेरे मुंह से अच्छी तरह निकल ही नहीं पाई थी। देखा कि बड़े भाई के पक्ष में सबसे आगे बलदेव सिंह है। सबसे आगे बलदेव सिंह, उनकी दोनों बाजू मेरे ही गांव के उनके दो प्रधान शिष्य। बलदेव सिंह मेरे सिर पर केसरिया रंग का मुरेठा है। सॉरी बच्चों, सॉरी। सबसे आगे बलदेव सिंह, उनके दोनों बाजू मेरे ही गांव के उनके दो प्रधान शिष्य। दलदेव सिंह के सिर पर केसरी रंग का मुरेठा, पैर में वही बूट, वही लंबा चौड़ा कुर्ता, देह में किंतु उसके घेरे को कमर के निकट एक पट्टी कस रखा कि जिससे फुर्ती से उछलने कूदने में दिक्कत ना हो। उनकी धोती तो प्राय ही हाफ पैंट का काम करती। चेहरा कैसा लाल भभूका बन रहा था। वह आगे बढ़े, आम के पेड़ के निकट पहुंचे। दोनों शिष्यों को इशारा किया। वे झट से पेड़ पर चढ़ गए और लगे आमों की डाल को झचकोर निर्दयतापूर्ण फलों को गिराने लगे। कोई माँ का लाल है तो आवे। बलदेव सिंह गरज उठे, जिनकी ओर से विपक्षी दल को भौचक हो देख रहे थे, जैसे वह भी दर्शकों के ही दल हो। किंतु उनकी इस चुनौती से मानो दुश्मन दल का आत्मज्ञान हो आया। फिर क्या था, दोनों दलों में गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। लाठियों की खटखटाहट, गड़ासे की चुप चुप और बर्छे की सनसनाहट वायुमंडल प्राप्त था। जय ध्वनियों के साथ हाहाकार भी। किसी के सिर पर लाठी लगी, किसी की तरह खोपड़ी फूट कर दो टूक हो गई। वह गिर पड़ा और खून की धार बह गई। किसी के पेट में भाला चुभा, भाले की फली के साथ ही उसकी ऐंठनी बाहर आ गई। अंतड़ी के दोनों हाथों में पकड़े वह औंधे
जो हाथ 1 मिनट पहले लाठी भांज रहा था, गंडासे की एक बार ने उसे शरीर पर अलग कर दिया था। यह रक्त शक्ति जमीन पर अब भी रह रहकर उछल जाता, चारों ओर खून, चीख, मेरी तो आंखें बंद हो गई। ये सारी राम वृक्ष में पूरी बोल रहे हैं। जब आंखें खुली तो सारा किस्सा खत्म। बड़े भाई का कब्जा उस पेड़ पर हो चुका था, क्योंकि वो बेहोश हो गए थे। जब आंख खुली तो सारा किस्सा खत्म हो गया था। बड़े भाई का कब्जा उस पेड़ पर हो चुका था। उस कब्जे में बलदेव सिंह का बदला हाथ था, बड़ा हाथ था। मैं अपने अपने इस हीरो को देखना चाहता, किंतु मालूम हुआ पुलिस सुपरिटेंडेंट साहब अब जब तमाशा खत्म हो चुका था, तशरीफ लाए हैं और लोगों को बलदेव सिंह को वहां से हटा दिया था। लोगों ने बलदेव सिंह को वहां से हटा दिया था। बलदेव सिंह, विजय तुम्हारी, अब तो रुपयों का खेल है। तुम हटो, अब काम मेरा है, बड़े भाई के बड़े साहबजादी ने कहा, और चलते समय बलदेव सिंह ने एक मुहरमाला डाल दी। 1 मिनट बच्चों। सॉरी बच्चों। और उसी बलदेव सिंह का ये लाश हमारे सामने पड़ी है, और सिर चूर चूर कर भुट्टा बन गया। और उसी बलदेव सिंह की यह लाश हमारे सामने पड़ी और सिर चूर चूर जैसे भुट्टा बन गया। खून और धूल से सराबोर जिस ललाट से तेज बरसता, उसी पर मक्खियां भिन भिना रही थी। एक आंख धस गई, दूसरी बाहर निकल गई, होठों में छेद कर दांत बाहर निकल रहे थे। नहीं नहीं, ये हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। बलदेव सिंह की ऐसी गद, यह गड़ा सा गहरा कंधे पर लगा था। वह हाथ सॉरी 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 एक गड़ा सा गहरे कंधे पर लगा था। वह बांह लटक सी गई थी, दूसरा बांह पूरा पंजा गायब। छाती वैसी तनी पहले से कुछ ज्यादा फूली हुई थी, किंतु पेट की जगह सारी आंत निकल आई थी। आंत का यह ढेर कैसा भयानक, कैसा विभत्स! नहीं है, हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। पैरों को जिसे किसी ने मकई के डंठल से पीट रखा, आड़े तिरछे बन रहे, वही अजीब फूला हुआ, वही खून बह रहा है। वह कहाँ है? वह कहाँ रहा? बहाव तो कब का बंद हो गया था। अब तो काले बने खून के धब्बे मात्र, जिन पर मक्खियां भी बना रही थी। नहीं, ये हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। बलदेव सिंह की ऐसी गत, जिस शरीर को देख देख कर आंखें नहीं घाती थी माए, जिसे देख कर कहती मेरा बेटा ऐसा ही शरीर धन पावे। युवतियां मन ही मन गुनती थी, धन्य है वही सारी जिसे ऐसी मिला अगले जन्म में। हे भगवान, मुझे बलदेव सिंह की ही दासी बनाना। बूढ़े देखते कहते बेटा जीव नौजवान जिस पर पागल हो, बिना मोल के गुलाम बने पीछे लगे फिरते, वही शरीर यहाँ आज सामने पड़ा है। खून में लथपथ, धूल से भरा, छद विछुत, क्रूप सुडौल बना, और ये कम वक्त मक्खियां जिन पर भिन भिन कर रही हैं। किसने गत की इस शेर मर्द की ऐसी? किसकी माँ ने दूसरा शेर पैदा किया? काश किसी शेर ने यह हालत की होती। किसी शेर ने यह हालत, दो शेर लड़ते, एक गिरता, ऐसा ही होता। इसके लिए अफसोस की क्या बात। बलदेव सिंह की तो ऐसी ही मृत्यु चाहते थे। सॉरी बच्चों। बलदेव सिंह तो ऐसी ही मृत्यु चाहते थे। उन्होंने मौत
कि कब परवाह की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना, यही तो बलदेव सिंह थे। क्षत्रिय की तरह युद्ध क्षेत्र में काम आऊं तो खेत रहूं, यही तो उनकी कामना थी। यही कामना पूरी हुई, वही वीर गति पाकर सूर्यमंडल को देकर अमरपुरी गए, इसमें तो कोई शक नहीं। किंतु जिन हाथों ने यह काम किया, वे क्या वे वीर के हाथ थे, शेर के पंजे थे? नहीं नहीं, कुछ सियारों ने, बुज़दिलों और कायरों ने छुपकर घात लगाकर बड़े बुरे मौके पर बड़े बुरे ढंग से यह कुकर्म किया। उस कल्पना भी खून की खौला देती है, उत्तेजित कर देती। उफ रे! एक दिन जवार के एक गांव में एक विधवा मेरे गांव में बलदेव सिंह का नाम पूछती पूछती आई। उस बेचारी के साथ एक छोटा बच्चा था। उसी का बच्चा उस विधवा का अबलापन से और उस क्षत्रिय कुमार के बचपन से फायदा उठाकर उसके पट्टीदार ने उसका धन हड़प लिया था। विधवा के कानों में बलदेव सिंह की यशोगाथा पड़ी थी। वह तो अब हमारे जवार के घर घर में जवान जवान पर व्याप्त थे। विधवा पहुंची बलदेव सिंह के दरबार में लगानी। जब पट्टीदारों को मालूम हुआ, वह बलदेव सिंह के पास जा रही थी, ताने देते हुए कहा, जा नया शौर बुला ला, नया शौर छतराड़ी को, नया शौर बाबू, मेरी लाज रखो। सारी कहानी कहती हुई वह बलदेव सिंह के पैरों पर गिर पड़ी। बलदेव सिंह ने बच्चे के कंधे पर बैठाया और चल पड़े उस गांव। सॉरी बच्चों। जब गांव से जा रहे थे तो उन्हें मैंने देखा। यहाँ प्रणाम भाई जी, मैंने कहा। चेहरे पे गुस्से की छाप स्पष्ट थी, किंतु स्वाभाविक हंसी। हंसते हंसते वे आशीर्वाद दिया। कहा, एक अबला की रक्षा में जा रहा हूँ बबुआ, 2-4 दिन में लौटता हूँ। तो इस तरह से राम वृक्षपुरी बलदेव सिंह से पूछते हैं, तो ये बताते हैं, यहाँ पर पूछ रहे थे। बलदेव सिंह नहीं लौटे, लौटी तो उनकी यह लाश। वहां जाती उन्होंने पट्टीदारों को चुनौती दे दी। दूसरे दिन विधवा के छीने हुए एक खेत में हल भी चढ़ा दिया। कोई नहीं बोला। कौन बोलता? एक के बाद दूसरे खेत विधवा के कब्जे में आने लगे। बहुत दिनों की गई अमराई पर अब उसका कब्जा था। उस बगीचे की एक लीची की डाल में झूला डालकर उसे क्षत्रिय कुमार को बलदेव सिंह झुलाते रहते। जो लोग विधवा के पट्टीदारों के डर से कल बोलते नहीं थे, अब वे ही बलदेव सिंह की शाबाशी देते हुए उन छोटे से बच्चे से अपना पुराना नाता जोड़ते, क्योंकि अब वह विधवा अबला नहीं थी। पिता खोकर उसे बच्चे ने एक धर्म का पिता पा लिया था। बलदेव सिंह के साथ उनके कुछ शिष्य भी आए थे। अब मामला पूरी तरह से शांत हो चला था। उस गांव के भी काफी लोग उनके पक्ष में आ गए थे। तब उन्हें एक एक करके अपने शिष्यों को वहां से रवाना कर दिया। बेचारी विधवा पर ज्यादा खर्च का बोझ क्यों रहने दे। अंततः एक दिन तय किया कि अब मैं भी जाऊंगा, और वह कल नहीं देख सके। उनकी आदत थी बहुत सवेरे बिल्कुल मुंह अंधेरे शौच को जाते, गांव में काफी दूर निकल जाते। जब तक तनाव होता अपने साथ किसी शिष्य को भी ले लेते थे। हथियार तो हमेशा पास रखते ही थे, कम से कम हाथ में लाठी और कमर में गड़ासे की फली, जिसे बात की बात में लाठी के लगाकर पिल्यंकर बन जा सकते। किंतु उस दिन निश्चित ही वह सिर्फ लौटा ही लेकर निकल पड़े। सारे गांव भोर की सुख निंदिया ले रहा था, किंतु उनके लिए मौत का फंदा डाला जा चुका था। एक नीची खाई में वह शौच के लिए बैठे थे कि उनके सिर पर लाठी का एक बड़ा प्रहार। एक क्षण के लिए वह जैसे बेहोश हो गए, फिर खड़े हुए और सामने पड़े लोटे को हाथ में उठाकर उसी के ढाल को काम लेने लगे। दूसरी लाठी लोटे में तन सी आवाज, तीसरी लाठी फूल का वह लोटा चूर चूर हो रहा था। फिर क्या था, लाठी गड़ा से बरछे चारों ओर से बरसने लगे। बीच में उछल उठकर एक बार उस चक्रव्यूह से अभिमन्यु की तरह निकलने की कोशिश की, किंतु फिर घेर लिए गए। आहा! उस सन्नाटे के आलम में जब दुनिया भोर की सुख निंदिया ले रही थी, उन कायरों सियारों ने शेर मर्द की वह दुर्गति की जो यह सामने देख रहे थे। एक भोर थी, एक सुबह थी, जब मैंने बलदेव सिंह को वह रूप देखा था, अभामय, जीवनमय, यौवनमय। और आज भी एक भोर है, सुबह है, जब हम इन्हें इस रूप में देख रहे। उफ! आहा!
यहीं पर ही उसका डी एंड हो जाता है, मर जाते हैं। किस तरह से उनकी बलदेव सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब हम पढ़ लेते हैं माटी की मूर्ति में सरजू भैया के बारे में पढ़ते हैं। तो सरजू भैया के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा तीसरे जो करेक्टर हैं, पात्र हैं, सरजू भैया। सरजू मैया नहीं, सरजू भैया, सरजू मैया नहीं, सरजू भैया। यह हमारे गांव की विशेषता है कि कभी कभी मर्द गंगा यमुना तथा सरजू हो जाते। इस बारे में औरतें ही सौभाग्यशाली लिनी है। प्राय उनके नामों से ऐसे अनेक अर्थ होते। हाँ, तो सरजू भैया मेरे घर में सटा हुआ जो एक घर है, एक तरफ दो खपड़ैल मकान, एक तरफ मिट्टी की दीवार पर फूस के छप्पर, एक तरफ मिट्टी अटट्टी के दो झोपड़े, एक तरफ मकान नहीं सिर्फ खटट्टी खड़ा कर छोटा सा आंगन निकाला वो उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक है हमारे सरजू भैया। सरजू भैया को कोई छोटा भाई नहीं रहा और मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपनी माँ की गोद में भरी अतः हम दोनों परस्पर एक नाता जोड़ लिया। वह मेरे बड़े भाई, मैं उनका छोटा भाई बन गया। गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती थी। रंग सांवला, बगुले सी लंबी बड़ी टांगे, चिंपांजी की तरह बड़ी बड़ी बाह, कमर में धोती पहने, कंधे में गोछी डाले। जब वह खड़े होते तो आप उनकी पसलियों को हड्डियां गिन लीजिए। नाक खड़ी लंबी, भवे सघन, बड़ी बड़ी आंखें, कटोरों में धसी, गाल पिचके, अंग अंग की शिराएं उभरी। कभी कभी तो मालूम होता मानो ये नसें नहीं, उनके शरीर को किसी की पतली डोरों को ने से जकड़ रखा है। ऊपर की तस्वीरें निस्संदेह किसी भुखमरे मनुष्य आदमी की मालूम होती, किंतु क्या बात है, ऐसे सरजू भैया मेरे गांव के चंद जिंदा दिली लोगों में से एक है। बड़े मिलनसार, मजाकिया और हंसोड़। वह दिल खोल कर जब हंसते शरीर भर में सबसे छोटी चीजें उन्हें मिलती। वह उनके पंक्तिबद्ध छोटे छोटे दांत तब बेतहाशा चमक पड़ते, वे अंग अंग हिलते डुलने लगते जैसे ही अंग हंस रहा है। और सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति कि वह खुद या अपने परिवार से ही पेट नहीं भर सकते थे, बल्कि आगत अतिथियों की सेवा पूजा भी मजे से कर सकते हैं। तो फिर यह हड्डियों का ढांचा क्यों? मैं जवाब में एक पुरानी कहावत पेश करूंगा। काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से। हाँ सरजू भैया, यह जो हालत है वह अपने कारण नहीं, दूसरों के चलते, पराय उपकार के चलते उन्होंने सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया, बल्कि अपनी संपत्ति को भी कुछ कम हानि नहीं की है। उनके पिताजी गुमाश्ताद जी कहलाते थे। मेरे गांव के अच्छे किसानों में से थे। चौपाल साफ सुंदर उनका और मकान और अच्छा खासा बैठक खाना था। वहाँ जहाँ आज सरजू भैया का यह राम मड़यल खेती बाड़ी तो थी, रुपए और गल्ले के अच्छा लेन देन था। परिवार भी बड़ा और खर्चीला नहीं था, लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया ने लेन देन चौपट कर दिया। बाढ़ में खेती बर्बाद की और भूकंप ने घर को सत्यानाश कर दिया। उनका लेन देन इतना अच्छा था कि वह शायद खेती में भी संभाल देता, घर भी खड़ा कर सकता था, किंतु सरजू भैया और लेन देन जिसे उन नग्न शब्दों में खुद सूदखोरी कहिए चाहता है। आदमीपन को खो देते और जोंक खटमल नई चीलर बन जाए। काली जोंक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं। हम उनसे अपना खून प्रत्यक्ष पाते और देखते, लेकिन चीलर गंदे कपड़े में उन्हीं सा काला कुचैला रंग लिए वह चुपचाप बड़ा रहता और हमारे खून को यूं ही धीरे धीरे चूसता और तुरंत उसे अपने रंग में बदल देता कि उनका चूसना हम जल्दी अनुभव नहीं कर पाते, और अनुभव करते भी तो जरा सी सब सुगबगी सी या ज्यादा से ज्यादा चुनचुनी मात, और अनुभव करके भी उसे पकड़ पाने के लिए तो कोई खुदबीन ही चाहिए। सरजू भैया चीलर नहीं बन सकते। उनके इस लंबे शरीर में हृदय मिलाता वह शरीर के ही परिणाम से जो भी दुखिया आज अपनी विपदा पाई, उसे देवता से दे लिया। और वसूलने के समय जब वह आंखों में आंसू लाकर गिड़गिड़ाया तो देवता ही की तरह पसीज गए। सूद कौन कहे, कुछ ही दिनों में मूलधन भी शून्य में परिणत हो गया। उल्टे अब वह खुद हथफेर में व्यस्त रहते थे। बाढ़ और भूकंप ने उनके खेत और घर को बर्बाद किया जरूर, लेकिन सरजू भैया मेरा यकीन कि आज की फटेहाली से बहुत कुछ बचे रहते यदि लेन देन के बाद भी इन दोनों की तरफ ही पूरा ध्यान दिए होते। यह नहीं कि वह भी चुराने वाले या आलसी और बोदाग्रस्त हैं, नहीं, ठीक इससे खिलाफ चतुर फुर्तीला और कामकाजी आदमी है। लेकिन
लेकिन करे तो क्या, उनसे दूसरी के काम से ही कहाँ फुर्सत मिलती है। गंगा भाई के घर से बच्ची बीमार है, वैद्य को बुलाने कौन जाएगा। सरजू भैया हृदय के बाजार में कई सौदागर सुलभ लाना है, वह किसे भेजे। सरजू भैया को खबर आई राम कुमार के मामा जी अपने गांव में सख्त बीमार है, उनकी खोज खबर कौन लाए। सरजू भैया से बढ़कर कौन दूसरा धावन होगा। परमेश्वर की एक रजिस्ट्री करनी है, शिनाख्त कौन करेगा। सरजू भैया किसी के घर में शादी ब्याह यज्ञ जाप हो तो सरजू भैया अस्त व्यस्त, किसी की मौत हो जाने पर यदि वह अंधेरी रात में हो तो वह निश्चय ही कफन खरीदने का जिम्मा सरजू भैया पर रहेगा। सारे काम सरजू भैया ही करते थे। यूं गांव भर के लोगों का बोझ अपने सिर पर लेकर सरजू भैया ने केवल अपने खेत और घर मटिया मेट किया है, बल्कि इसी उम्र में अपनी कमर झुका ली। दिन हो या रात, चिलचिलाती दोपहरी हो या अंधेरी अंधेरिया, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता। विक्टर ह्यूगो ने अपना अमर कृति या ला मिजरेबल में कहा है, डॉक्टर का दरवाजा कभी बंद नहीं रहना चाहिए और पादरी का फाटक हमेशा खुला होना चाहिए। सरजू भैया का निसंदेह ये दोनों का रुतबा अकेले हासिल है। मेरे क्षुद्र विचार से सरजू भैया व्यक्तिगत अनुकरणीय ही नहीं वंदनीय पूजनीय है। जब जब उन्हें देखता हूँ मेरा ज्ञानी मस्तक आप उनके चरणों में झुक जाता, लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ी चोट लगती तब जब मैं देखता हूँ इस नर रत्न की कद्र कहाँ तक होगी। बहुत से लोग उन्हें सुधुआ समझकर ठगने की चेष्टा करते। यदि यही बात होती तो वह भी बर्दाश्त की जा सकती, लेकिन यह नहीं। उन्हें जब जब झंझटों में डालने की कोशिश होती और यदि अकस्मात झंझट में पड़ जाते तो उससे निकलने की क्या बात। इनसे तड़प आने का तमाशा देखने में लोग मजा अनुभव करते। अभी थोड़े दिनों की बात है, एक दिन सरजू भैया मेरे सामने आकर खड़े हुए। मैं कुछ पढ़ रहा था, सिर नीचा किए ही कहा, बैठिए भैया। किंतु भैया बैठे ये क्या, उनकी तो घिग्गी बंधी है और आंखों से आंसू आ रहे हैं। दोबारा कहने पर भी जब नहीं बैठे तो उनकी ओर नजर उठाए, उनका चेहरा देख दंग रह गया। मैं क्या बात है ये, बहुत आश्वस्त और आग्रह उनकी जीभ हिली। मालूम हुआ है उनके घर में एक छोटी सी घटना हो गई। जैसी घटनाएं अपने ही गांव में मैंने कई बार देखी, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दी। यदि जरूरत होती तो उन्हें सुलझा दिया और यदि किसी ने उसे बढ़ाना चाहा तो लोग उसकी डांट दिया। क्यों? क्योंकि वे घटनाएं ऐसी घरों में ही होती जिनके पास न सिर्फ लक्ष्मी बल्कि दुर्गा भी है, पैसे भी हैं और लाठी भी है। लेकिन सरजू भैया ने तो लोगों के लिए ही अपना यह हालत कर रखी है, तो वह किसी पर धन का धौंस कैसे जमा सकते हैं। न डंडे फटकार सकते हैं, फिर क्यों ना उन्हें तड़पाया जाए, रुलाया जाए। मैंने उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें धैर्य हुआ, वह चले। लेकिन रात भर लोगों की इस कृतज्ञता ने मुझे चैन से सोने न दिया। सुधुआपन से ठगे जाने पर एक कहानी। बहुत दिनों सुधुआपन ठगे जाने से एक कहानी। बहुत दिन हुए मैं किसी जरूरत में था और कुछ रुपए के लिए परेशान था। सज्जू भैया के पास कुछ रुपए थे। मेरी बेचैनी वह कैसे देखते। वह रुपए ले लिए और मैंने खर्च कर दिए, लेकिन आज तक दे नहीं सका। रुपया तो आए, लेकिन एक आया दो का खर्च लेकर सरजू भैया मांगने का हल क्या जाने। मैं भी समझ रहा था उनके रुपए कहाँ जाते हैं। जरूरत होगी मांगेंगे, दे दूंगा। लेकिन अभी उस दिन जो बात उनकी सुनाई हक्का बक्का रह गया। इस बीच उन्हें रुपए की जरूरत थी, लेकिन संकोचवश मुझसे नहीं मांगा। एक सूदखोर महाजन के पास गया जो पहले ही उनसे कर्ज खाता था, लेकिन तरह तरह के कारनामे से अब नशेड़ बन चुका था। उसने झट से उन्हें रुपए दे दिया, लेकिन जब चलने लगे कहा, आपके पास रुपए जाएंगे कहाँ, लेकिन कोई सबूत तो चाहिए। क्या सबूत? मैं तैयार हूँ। सूरजू भैया रुपए बांध चुके थे और ना उन्हें खोल कर लौटाया जा सकता था, ना वह उसकी मांग को ना मंजूर कर सकते। नहीं, कुछ नहीं, कागज पे सिर्फ निशान बना दीजिए। आपसे बाजाब्ता हैंड नोट क्या कराया जाए। और सरजू भैया ने वह भोला की तरह कमजोरी में अंगूठा बोलकर कागज पर चिपका दिया, मानो किसी आधुनिक अंटोनिया में किसी कलजुगी शाइलॉक के हाथ में अपने से गिरवी कर दिया। वह कहता है, जल्द रुपए दे दो, नहीं तो मैं नालिश कर दूंगा। और नालिश कितने की करेगा, कौन ठिकाना। सज्जू भैया बेचारी में बोल रहे तो मैं उनका तो और
और मैं उनका मुंह आश्चर्य से देख रहा था। अपनी ऐसी गलती क्यों कर दी, लेकिन इसके अलावा इसके जवाब क्या दे सकते थे। मैं क्या करूँ, पहचान चुका था। सरजू भैया पांच संतानें पर सरजू भैया की 5 संतानें हुई, लेकिन बेटियां ही बेटियां। उनकी धर्मपति जो लंबाई में ठीक होने के विपरीत बहुत ही बौनी होने पर भी गुणों में उनकी तरह थी। हाल में ही बेटा पाने के अरमान लिए मरी। कहीं नहीं कह नहीं सकता इस अरमान से सरजू भैया से ज्यादा चिंतित क्या क्या है या नहीं। वे बेटियां पर स्नेह रखते थे, और मेरे घर में जो लड़के मेरे बेटे भतीजे हैं, उनका बचपन तो ज्यादातर उन्हीं के कंधों पर कटा। लेकिन बेटियां तो अपनी अपनी ससुराल जा बसेंगी। क्या सरजू भैया का यह पिस्टोनी घर खंडर बनेगा? क्या सरजू भैया की कोई निशानी हमारे पड़ोस के गुलजार नहीं कर सकी? यह कल्पना करते हमारे परिवार में भी अजीब उत्साह सी छा जाती। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने अपनी मौसी से कहने सुना, सरजू बबुआ की उम्र ही कितनी है, यह मेरे बबुआ के 4 बरस बड़े हैं, फिर वह शादी क्यों ना करें? क्या वंश डूबा देंगे? और उस दिन देखा मेरी ढीठ रानी सरजू भैया से झगड़ रही है। नहीं, आपको शादी करनी पड़ेगी। मैं शादी करूं जिससे शर्मा जी को मुझे नहीं भौजाई से दिन रात चुहल करने के मजा मिले, क्यों ना? मुझे देखती सरजू भैया बोले और ठठा कर हंस पड़े। रानी रानी थोड़ी सकूची, फिर हंस पड़ी। मैं दोनों को देखता चुपचाप मुस्कुराता रहा। और यहीं पर ही सरजू भैया की कहानी खत्म होती है बच्चों। जो हमने आज जाना बलदेव सिंह और सरजू भैया के बारे में, इसी तरह हम अन्य कहानियां भी लाएंगे, आपको पता चलती रहेंगी। तब तक के लिए इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही है। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत।